नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत आपके बीच फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है सर्वोदय क्लासेज में। तो हमने बात की पहले राजस्थान के इतिहास की, जो इसका महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है गुहिल वंश। उसके अंदर हमने बहुत सारी जानकारियां पढ़ी नई नई। उसके अंदर हमने मुख्यतः एक राजा पढ़ा, बप्पा रावल पढ़ा। उसके बाद आलू आलू राजा पढ़ा, जिसका नाम अल्लट भी है। उसकी उपाधि जो थी वो रावल थी। उसके बाद हमने एक सामूहिक लेख भी जानकारी दी। तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो हमारा जो राजा कौन चल रहा था? अल्लट राजा चल रहा था। कौन चल रहा था? अल्लट, जिसका अन्य नाम मिलता है आलू रावत। तो इसका जो हमने इसके अंदर दो हमने एक अभिलेख पढ़ा था और एक कौन सी प्रशस्ति पढ़ी थी। अभिलेख मैंने आपको बताया था, अभिलेख क्या होता है। एक अभिलेख में पढ़ा था, आठपुर अभिलेख। क्या पढ़ा था? आठपुर अभिलेख, जो हमें कब मिला था? 977 में। और एक हमने प्रशस्ति पढ़ी थी, सरनेश्वर प्रशस्ति। ये कब मिलती है? 952। तो हमने इसके बारे में पूर्णतः चर्चा कर ली थी और इसके बारे में हमने अभी करनी है। तो इसके बारे में मैं आपको बताया इसके अंदर क्या क्या मिला था। इसके अंदर अल्लट की एक तो माता का नाम मिला था, महालक्ष्मी मिला था। इसके पुत्र का नाम मिला था जो कि नरा था। और इसके अंदर हमें एक जो इसने जो आलू रावल था, इसके इसके अंदर जो इसने जो अपने मंत्री थे, इसके जो निर्माण करवाया था मंदिर का, उसके अंदर जो दान देने वाले जो लोग थे इनको गोष्ठी कहते थे। और इसके जो वर्तमान इसके अंदर जो भी मंत्री होते हैं, जैसे राज्यसभा में आज भी हमारे जो भी कहीं भी अगर संसद में जैसे मंत्री होते, पहले ये भी मंत्री थे, ये भी मंत्री रखते थे। पहले के राजा वो अलग अलग मंत्री रखते थे। उनका भी इसके अंदर अलग अलग नाम मिलता है। तो इसके अंदर इन्होंने इसके अंदर ये बताया कि जो अल्लट राजा उसने सर्वप्रथम क्या किया था? नौकरशाही का गठन किया था। नौकरशाही का मतलब समझो, जैसे आज हम तैयारी करते हैं अलग अलग बेस पे, नौकरशाही बोला जाता है इसे। जैसे कि आजकल जैसे किसी भी प्रकार की नौकरी करना, जैसे जिससे हमें सैलरी, अगर कोई अनुदान सैलरी मिलता हो तो उसे नौकरशाही कहते हैं। तो उसने इसने जो सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्लट ने किया था, नौकरशाही का गठन। इसके बाद हमें पढ़ना है आठपुर अभिलेख। इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत बातें मिलती है। आठपुर अभिलेख के अंदर, इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि एक तो जो हमने इसके अंदर हमें बताया गया था, जो जो अल्लट की माता है महालक्ष्मी, उसका इसके अंदर हमें क्या मिलता है? वंश मिल जाता है। क्या मिल जाता है? महालक्ष्मी का वंश कौन सा मिलता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कौन होते हैं? राष्ट्रकूट होते हैं राठौड़। राठौड़ों को क्या पहले क्या कहते थे? राष्ट्रकूट कहते थे। और इसके अंदर एक राजा का भी वर्णन मिलता है, वो कौन था? शक्ति कुमार। जो इनसे पहले कोई राजा हुआ उसका, इसके अंदर इतनी जानकारी, एक राजा का नाम मिलता है शक्ति कुमार। तो एक इसके अंदर अल्लट की रानी भी जो थी, एकमात्र जो राजस्थान का प्रथम राजा था जिसने क्या किया था? अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। किसके साथ किया था? इसकी पत्नी की जो रानी थी, इसका क्या नाम मिलता है? हरिया देवी। क्या नाम मिलता है? हरिया देवी। ये हूण राजकुमारी थी। कौन सी है? हूण राजकुमारी थी। हूण कौन होते हैं? ये सोचने वाली बात है। हूण जो थी एक जनजाति थी जो कहाँ से आई हुई थी? मध्य एशिया से आए हुए थे लोग थे। लेकिन ये हमारे कैसे कहा जाती थी? ये जो हमारी जाति, जो हमारे धर्म के लोग हैं, वो किसी भी धर्म, अन्य धर्म के साथ विवाह शादी मतलब वैवाहिक संबंध नहीं बनाते, तो इनके साथ कैसे बना लेते? लेकिन मैं क्या, जो हमारे जैसे हमारे धर्म को मानने लग जाए, हमारी रीति रिवाजों को अपना ले, हमारी संस्कृति को अपना ले, उनके साथ हम वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। जो एकमात्र जो प्रथम राजा हुआ है अल्लट, इसने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था सबसे पहले हरिया देवी के साथ। हूण राजकुमारी थी। कहाँ की जनजाति थी? मध्य एशिया की। मध्य एशिया की। तो इसने हरिया देवी है, इसने एक नगर भी बसाया था। कौन सा था? हर्षपुर। कौन सा? हर्षपुर। तो आठपुर अभिलेख है, इसकी हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो हमने जो हमारा पहले कौन सा राजा, उससे पहले बप्पा रावल, हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा। उन्होंने 2 युद्ध जीते और उसके बाद इन्होंने चित्तौड़ की स्थापना कैसे की,
उन्होंने राजवंश, अपने राजवंश की स्थापना किसके आशीर्वाद से की, कैसे की, हमने वो भी पढ़ा। और उसके बाद में हमने कौन सा राजा पढ़ा, अल्लर पढ़ा। अल्लर जो आलूराव इसकी नाम मिले, इसने नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किया। इसने सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। और इसकी जो माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, इसके पुत्र का नाम नरा मिलता है। इसका जो पुत्र है उसका नाम क्या मिलता है, नरा। इसके पुत्र का नाम नरा मिलता है। तो इसकी जो माता, इसका जो वंश मिलता है वो राष्ट्रकूट मिलता है। और राष्ट्रकूट कौन होते हैं, राठौड़ होते हैं। और इसके बाद जो मध्य जो इसकी रानी थी, कौन, हरिया देवी रानी, पत्नी थी इसकी। तो ये पत्नी है जो ये हरिया देवी, इसने गांव, एक नगर बसाया था, उसका क्या नाम मिलता है, हर्षपुर नगर मिलता है। और मध्य एशिया की, जो मध्य एशिया से जो जनजाति थी, हूण जनजाति थी, हूण राजकुमारी थी हरिया देवी। तो उसके बाद हमने ये संपूर्ण जानकारी पढ़ी है उसके 8 पूर्व लेख के अनुसार। कब, जो हमें कब मिला था, 977 ईस्वी में मिला था। तो दोस्तों, अगर इतना आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आगे में राजा कौन सा मिलता है उसकी बात करेंगे। आगे में राजा मिलता है क्षेत्र सिंह। कौन मिलता है, क्षेत्र सिंह। कौन मिलता है, जेत्र सिंह, सॉरी। या वो जेत्र जी हैं लगता हुआ ना, जेत्र सिंह का शासन मिला 1213 से 1253 ईस्वी। हाँ जी भाई, जेत्र सिंह है। इसके बारे में हमें पहले तो ये बताना है हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो हमें इनके बारे में एक युद्ध मिलता है। कौन सा युद्ध मिलता है, बुताला का युद्ध। किसका युद्ध, भूताला का युद्ध। ये किसकी हुई, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ है। अब हो गई बुताला का युद्ध। बुताला कहाँ था तब, उदयपुर में। इनकी जो जो अल्टर ने दूसरी राजधानी बनाई थी आहड़ को। जो अगर शत्रु हुआ वो कहाँ आक्रमण करेगा, हमेशा अपनी राजधानी पर आक्रमण करेगा। जहाँ पे जहाँ कुछ मिले वहीं पर राजधानी वहीं तो करेगा, ऐसे थोड़ी कर देगा और कहीं पे। छोटे छोटे गाँवों को लूटने, इतना बड़ा राजा था दिल्ली का शासक था उसमें। तो इसने क्या, बुताला के अंदर इनका क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो ये हार गया, इसमें हार गया। और ये जेतर सिंह जो है जीत गए। तो ये जो बात है ये हमें किसके अनुसार मिलता है, इसके अंदर जेतर सिंह हार गए, जेतर सिंह जीत गया, इल्तुतमिश हार गया। तो ये हमें बात मिलती है एक जय सिंह मिश्रण, जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी का ग्रंथ मिलता है। कौन सा मिलता है, अमीर मद मर्दन। अमीर मद मर्दन, इसका क्या मतलब है, अमीर मद मर्दन। वैसे जो जो मुस्लिम लोग हैं उनका अमीर लगता था। जैसे एक इतिहासकार है अमीर खुसरो, किसके, अलाउद्दीन खिलजी, हम उसके आगे बात करेंगे। अमीर खुसरो की, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत में आया था और उसने जो राव रतन सिंह का जो युद्ध हुआ था उसको अपनी आंखों देखा था। मतलब प्रमाण उसके जो लिखा हुआ है, ग्रंथ भी मिलते हैं, उनसे आगे चर्चा करेंगे। हमीर मन मर्दन, हमीर का मतलब क्या, मुस्लिम राजा इल्तुतमिश। मंद का मतलब क्या होता है, घमंड। मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। हमीर मद मर्दन, तोड़ना। तो इसने क्या, जेतर सिंह ने क्या किया था, हमीर का क्या कर दिया, मद मर्दन कर दिया। इसका मतलब इसका घमंड था जो तोड़ दिया था। तोड़ दिया। तो जय सिंह सूरी, जैसे सूरी जिसके पीछे अगर सूरी तो समझ लेना ये जैन है, जैन इतिहासकार। कहाँ के होंगे, सॉरी,
एमपी के, मध्य प्रदेश के। तो आगे हमारी हमको इसके बारे में इतनी इतनी बातें, तो आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो इसका ले लो, तो फिर थोड़ा सीक्वेंस में अगर इसको याद रह जाएगा आपके, और तो इतना नहीं। अच्छा ले ली, तो मैं आपको उसके बारे में एक बात और बताऊंगा। एक बार जो जेतर सिंह इसकी, इसकी जो इससे पहले राजधानी कौन सी थी? आहड़ थी। तो जब ये हार के यहाँ से भागा ना, इसने सोचा, इसकी सैनिक इसने भाई जल्दी बोला कि और तो कुछ हाथ लगा नहीं, जैसे आहड़ के अंदर से और गुजर जाए, इसको ही लूट लेते हैं। तो इसको किसने लूट लिया? ये जो भी राजा थे अपने, जो जैसे जयद्रथ सिंह, तो ये कहते थे भी हारे हुए के पीछे क्या भागना, शत्रु के पीछे नहीं भागते, भागते शत्रु को कभी नहीं मारते थे। तो भागते भागते इन्होंने क्या किया, इसको क्या कर लिया, जो हमारी आठ राजनीति तो लूट लिया। लूट लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर इसने लूट लिया तो ये भी जो अपना जयद्रथ सिंह निराश होना है, तो थोड़ा बहुत तो यार गलत काम हो गया, जैसे भागते भागते हम पीछे आ जाते, नहीं लूट पाता, तो ये इसने लूट लिया। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि राजधानी ऐसी जगह, राजधानी में सारी कीमती वस्तुएं रखी जाती है, सारी चीजें रखी जाती है, तो जो राजधानी में कहीं ऐसी जगह बनाए ऊपर जहाँ की क्या हो, जहाँ पे शत्रु आए वो जल्दी से इसको लूट ना सके। तो इसके बारे में हमें बाद में इसने किसको राजधानी बना दिया, चित्तौड़ को। इसको बना दिया चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन रहते थे? परमार रहते थे, परमार जाति के लोग रहते थे। इनको वहां से भगा दिया, इसने भगा दिया और चित्तौड़ को क्या बना दिया, राजधानी बना दी। चित्तौड़ के ऊंचे पहाड़ी पे थी, तो वहां से जहाँ शत्रु, चित्तौड़ की दीवारें भी नहीं, शत्रु को तोड़ भी नहीं, भागते भागते लूट तो हर किसी नहीं सकता था, नहीं तो चित्तौड़ को लूटना असंभव था उस समय के राजाओं के लिए, और भागते भागते तो लूट कैसे लेंगे। ठीक है जी, हमारे जो जेतर सिंह के बारे में इतनी जानकारी मिलती है हमें, तो इसको आगे हमें इतनी जानकारी मिल गई। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे रावल रतन सिंह की। किसकी बात करेंगे? रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह से तो भाई आपसे भी लगभग परिचय होंगे। इसकी एक रानी मिलती है, कहाँ की थी रानी, रानी का नाम क्या था, और कैसे ये इसने इसके समय दिल्ली का शासक था वाला खिलजियों का राज था, और खिलजियों ने कैसे जो रावल रतन सिंह था उनको मारा, उन्होंने कैसे रानियों ने जोहर किया, कौन सी रानी थी, कहाँ की थी, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अब आगे चर्चा करेंगे। लगभग आप इस घटना को और किसी को जानो ना जानो, लेकिन इस रानी को अवश्य जानो, क्योंकि खूबसूरत तो बहुत थी। इसलिए जानते हैं, इसलिए जानते हो? नहीं जी, इसने क्या किया था, जोहर किया था इस रानी ने, इसलिए ये प्रसिद्ध रानी रही है इतनी, इसलिए इसको इतना जाना जाता है। तो हम आगे बात करेंगे रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह जी, इसका शासनकाल क्या मिलता है? 1302 से 1303 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1302 से 1303 ईस्वी तक। 1302 से 1303 ईस्वी तक रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है वो यहाँ से 1302 से 1303 ईस्वी तक। क्या एक साल का, एक वर्ष का इसका शासनकाल। इसके समय जो शत्रु दिल्ली पे कौन था? कौन था? खिलजियों का राज था, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बेकार आदमी था, बहुत ही बेकार आदमी था ये अलाउद्दीन खिलजी। एक बार क्या हुआ कि जब मैं इसके जो मैं बता, युद्ध किया, युद्ध हुआ, तो युद्ध के दो चीजें बढ़ती थी, तो मुख्य कारण, दूसरे क्या बढ़ते हैं? परिणाम। तो हम ये दो चीजें पढ़ेंगे, कारण और परिणाम। पहले हम इसका क्या पढ़ लेते हैं, कारण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कारण।
लिखना चाहो तो लिख लो। कारण युद्ध के मुख्यतः कारण क्या क्या थे? चित्तौड़ दुर्ग के तो मुख्यतः जो कारण मिलते हैं, पहले जो मैं आपको इसके मैं आपको पहले कारण बताता हूँ। पहला कारण मिलता है इसको चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ दुर्ग का। हाँ, वो चित्तौड़ दुर्ग का है क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग था सबसे सुरक्षित राजस्थान में, लगभग सभी दुर्गों से सुरक्षित दुर्ग यही था चित्तौड़ दुर्ग। ये ऊंचा, बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ी पे बना हुआ था। इसके कारण अगर शत्रु अगर अगर दूसरा इसका कारण चित्तौड़ दुर्ग आप अगर कहीं कभी जाओ ना तो देखना कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर आपको क्या मिलेंगे, खेत मिलेंगे, खेत। अगर शत्रु बाहर घेरा डाल के ऐसे बाहर जा ही नहीं सकते, तो जो गांव की जो सारी जनता थी उसको अंदर बढ़ा, अंदर बंद किया, दुर्ग के दीवार गेट है जो बंद किए, और उसके बाद अंदर ही खेती, अंदर ही जल स्रोत थे, सारा कुछ, मतलब उससे अन्न के भंडार बहुत बड़े। उस समय जो राजाओं को अन्न के भंडारों की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो चित्तौड़ दुर्ग की क्या थे, सबसे बड़े अन्न के भंडार थे। क्या थे? भंडार, अन्न के भंडार बड़े बड़े थे। दूसरा कारण इसका मिलता है, और जैसे भारत के अंदर जैसे ना मध्य प्रदेश और गुजरात, जो उसमें एक सामरिक और दो कारण, एक सामरिक कारण और एक व्यापारिक कारण। सामरिक कारण मैंने आपको बताया ये, और दूसरे व्यापारिक कारण में जब एक बार क्या हुआ, जब जहाँ जो ये गुजरात है, क्या है, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तो है ना मैदानी क्षेत्र के अंदर, ये मैदानी क्षेत्र के अंदर भी आता है, उसके अंदर ये समुद्र की सीमा भी लगती है। पहले समुद्र से व्यवहार होता था, तो समुद्र की सीमा, इसका मुख्य कारण तो समुद्री सीमा मिलता है। और इसका मुख्य कारण क्या मिलता है, इसके अंदर ये मिलता है कि इसके अंदर खेती बहुत अच्छी है। जहाँ खेती होगी वहाँ पैसा होगा, जहाँ पैसा होगा वहाँ के राजा होंगे, वो अमीर होंगे, शक्तिशाली होंगे, क्योंकि पैसे से शक्ति बढ़ती थी उस समय। अभी भी पैसा तो हो, तो सबके पास पावर हो। तो ये अलाउद्दीन खिलजी चाहता है पूरे भारत पे क्या कर लूं, पूरे विश्व विजेता बना है, इसलिए वो धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ा। तो एक बार क्या हुआ, जब ये जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी, कौन जा रहा था, अलाउद्दीन खिलजी एक बार कहाँ जा रहा था, मध्य प्रदेश जा रहा था। तो अभी इसका जो पिता था ना, रतन सिंह, समर सिंह, रतन सिंह का पिता कौन मिलता है, समर सिंह। तो जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जाए, मध्य प्रदेश जाए, तो इसने क्या किया कि इसने, कौन है, समर सिंह, समर सिंह ने क्या किया, इससे टैक्स मांग लिया। जब रास्ता ये चित्तौड़ दुर्ग का जैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली से जैसे आप जाओगे तो ये आपका सब कुछ है, राजस्थान मिलेगा। चित्तौड़गढ़ कहाँ मिलता है हमें, यहाँ मिलता है चित्तौड़गढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश मिलता है, यहाँ पे गुजरात मिलता है। तो यहाँ पे ये चित्तौड़ मिलता है, चित्तौड़ मिल गया। तो ये जो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, दिल्ली से है ना, यहाँ से गुजरता, यहाँ से गुजरात, यहाँ जो दोनों रास्ते जाते थे ना, जो कहाँ है, गुजरात जाना तो भी मैं चित्तौड़गढ़ से, और मध्य प्रदेश जाना तो भी चित्तौड़गढ़ से। जैसे कि देख लो, यहाँ गुजरात जाओ तो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से होकर जाना पड़ता है। यहाँ पे जो पहले जो रास्ते से गुजरे थे वहां के टैक्स लेते थे, आज भी लेते हैं, टोल टैक्स आपने बने, लेकिन रास्ते गुजरे थे टोल टैक्स तो भी लेते थे। तो समर सिंह ने क्या किया, इसे टैक्स मांगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कहते यार जान दे, क्या घर की बात है, जाने दे यार। ऐसे वो कहते नहीं, घर की बात नहीं है, मैंने तो टैक्स दे और आगे जाओ, ऐसे तो नहीं जाने। तो ये कहता है मैं वहां के, तेरे को कुछ नहीं कहूँ, वहां के राजाओं को मार मूर के आऊंगा मैं, अगर तूने टैक्स लिया तो आते वक्त तेरी बारी। वो कहता पहले टैक्स देख फिर बात करेंगे, कोई नहीं, आते बार देखेंगे तो देख लेंगे। तो इसने समर सिंह ने इसे क्या ले लिया, टैक्स ले लिया। ये एक भी कारण नहीं था। इसके बाप ने क्या लिया था, इसे टैक्स लिया था। तो जब ये यहाँ गया अलाउद्दीन खिलजी गया मध्य प्रदेश, गुजरात, तो मध्य प्रदेश के राजाओं का भी, हाँ भाई कहाँ हो,
आज के बाद आपने मेरे को क्या देना है, कर देना, नहीं तो आपको सबको मार दूंगा। गुजरात की यहाँ के राजा एक बार, ठीक है साहब, आपको दे देंगे हम तो, कर दे देंगे आपको, पर हमें कुछ मत कहना। गुजरात का जो राजा था उसके पास गए, उसको बोला, मध्य प्रदेश को पहले मालवा भी बोलते, क्या बोल देते हैं, मालवा। मालवा गया, गुजरात गया, तो गुजरात में जब, गुजरात में जो जो यहाँ पे सीमा तट लगता है, ये जो है ना, इसके बाद में सीमा तट लगता है, यहाँ पे गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे सीमा, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, आपने राजस्थान का मैप देखा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे जो अरब सागर है, फिर नीचे भारत में जाते हैं, हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी आ जाती है। तो जो अरब सागर है, सॉरी अरब सागर ही है, यहाँ पे अरब सागर है। अरब सागर के अंदर से क्या आते थे, अरब सागर, जो अरब सागर से अरब के अरबी अरबी लोग आ जाते हैं, अरब के अरबी घोड़े बेचने आते हैं, अरब से आते थे लोग, अरबी घोड़े बेचते थे, यहाँ के व्यापार, यहाँ से, यहाँ पे पैसा था, यहाँ पे समुद्री व्यापार, इनके तो बहुत, मतलब यहाँ के राजा, उनके बहुत पहले राजा थे, उनको शक्ति बढ़ाने के लिए क्या घोड़सवार चाहिए थे, तो घोड़सवार उस समय अरबी घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। अब अरब सागर से आते अरबी घोड़े, तो गुजरात के तट पे रहते, तो ये सोचते ये भी मेरे दिन हो जाए, ये भी मेरे दिन, तो मेरे पास शक्ति और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार तो राजा ने कही, फिर यहाँ से वापस चला गया, वापस चला गया। तो भाई कई दिन के बाद ये राजा सोचते हैं, दिल्ली से जो मध्य मालवा और गुजरात है तो समय तो लगेगा कम से कम, बहुत से मेरे बहुत दूर पड़ जाता है, मामूली सी बात नहीं दिल्ली से मालवा आना और गुजरात आना। तो ये कहे राजा कहे आएगा तो देख लेंगे, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे कर, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, नहीं देते थे ये कर। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से दूर आना बहुत मुश्किल हो जाता, बार बार यहाँ से आना, बार बार तो राजा आएगा नहीं, इतनी सेना भी नहीं लेके आ सकता कि उनको हरा दे, तो बड़ा मुश्किल काम था। तो चित्तौड़ ये कहते चित्तौड़ अपने अधीन हो जाए ना, तो हम चित्तौड़ में सेना रखेंगे, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अंदर ही खेती करेंगे, सारा कुछ वहीं करेंगे, और वहाँ के जो लोग हैं उनको वहां से भगा देंगे, और वहाँ के राजा रूजा उनको वहां से खदेड़ देंगे या मार देंगे। तो एक मुख्य कारण ये मिलता है कि यहाँ से यहाँ रहेंगे तो इस पे ही नजर रख लेंगे, और इस पे ही नजर रख लेंगे, यहाँ के लोग डर के भी रहेंगे, पास में बैठा है। तो एक मुख्य कारण क्या मिलता है, चित्तौड़ के मार्ग, चित्तौड़ का मार्ग मिलता है। तो इसके बाद में क्या हुआ आगे, फिर एक बार जो इसके बाद एक तीसरा कारण आपको बताता हूँ, इसका तीसरा कारण बताता हूँ। जब गुजरात और मध्य प्रदेश, ये इनका जो सीमा ये कहाँ से मिल लगती थी, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, इसकी जो रास्ता है वो दोनों के पास नजदीक पड़ता था। तो सीधा अलाउद्दीन खिलजी है जो, वो सीधा यहाँ था, दिल्ली से यहाँ था, यहाँ तो टैक्स लगता था, उस समय समर सिंह था तो टैक्स लगता था भाई, टैक्स तो लेते थे राजा पहले जो रास्ते से गुजरने के। उसके बाद इसने कहा भाई ये तो इज्जत का सवाल आ गया, अब देखो लोग आसपास वाले उंगली दिखाने वाले बहुत सैनिकों ने कभी, महाराज सुल्तान ये तो आपकी इज्जत का सवाल आ गया, इसने आपसे टैक्स ले लिया, एक मामूली राजा इसने आपसे टैक्स ले लिया, ये बात तो सोचने की है, इसने हमसे टैक्स कैसे ले लिया। तो एक ये कारण बने, समर सिंह ने क्या लिया, टैक्स ले लिया, सॉरी टैक्स ले लिया। और जो था इसका मुख्य कारण एक और मिलता है अच्छा जी, तो हम आगे बात करते हैं अब किसकी, एक रानी में, इसकी जो रानी पद्मिनी, कौन सी पद्मिनी, मुख्य कारण मिलता है कहते हैं इतिहासकारों के अनुसार। तो ये इतने कारण ये हो गए। इसके बाद पद्मिनी, तो एक बार क्या हुआ कि मैं आपको बात बता रहा हूँ, रानी पद्मिनी की बात करते हैं हम आगे, किसकी बात करते हैं, रानी पद्मिनी वाले विवाद की। इसके बाद पद्मिनी, पद्मिनी रानी, भाई एक बार क्या बात हुआ कि एक कहते हैं जैसे कहानी है, मैं आपको बताता हूँ
कि पद्मिनी जो रानी थी, इसका एक रावल रतन सिंह था, तो उसके पास क्या एक बड़ा तोता आया, हरिमन नाम का ऐसे कुछ तोता था। तो वो तोता है रावल रतन सिंह के पास। तो वो कहता भी जो एक एक कहते सिंहल द्वीप में एक राजकुमारी है, बहुत ही सुंदर राजकुमारी, एक गोरी है, आगे उसकी हिरणी जैसी आंखें, ऐसे कुछ करके उसे तोता बताया था करता। तो रावल रतन सिंह क्या हुई, उसे शादी करनी पड़ेगी। तो रावल रतन सिंह जो था उसमें मेवाड़ का राजा था, तो चला गया। कहाँ चला गया, ये रानी कहाँ की थी, पहले इस रानी के बारे में थोड़ा इसका एड्रेस बता दूं आपको, इसके मम्मी पापा का नाम बता दूं आपको। कहाँ की रानी, इसको कहते सिंहल द्वीप की, द्वीप की। कहाँ की रानी थी, सिंहल द्वीप की। वर्तमान क्या है, श्रीलंका। यहाँ की कहती है रानी थी सिंहल द्वीप। इसकी माता का नाम क्या था, माता चंपावती। और पिता का क्या नाम था, गंधर्व सिंह। क्या नाम था, गंधर्व सिंह। माता, ये क्या होगा, पिता है, बाप हो गया इसका, पिता हो गया, माँ हो गई, बाप, माँ हो गई, बाप हो गई, इसी नाम कर दिया। तो जो मेवाड़ का राजा था वो चला गया सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप चला गया। तो उसके बाद क्या है, रानी पद्मिनी तो वहां पे उसको भटकता रहा, बताई थी जिसमें मैं रानी पद्मिनी से हिम्मत नहीं पड़ी रावल रतन सिंह की कि गंधर्व सेन को जाके बोली मैं आपकी पत्नी, आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो जब रतन सिंह जी चले गए वहां पे, रतन सिंह जी के बाद धीरे धीरे करके कई कुछ दिन वहां पे घूमे घूमे। तो कहते कई साल वहां घूमे, तो उनके बाद धन की तो खत्म हो गई, धन खत्म हो गया, तो यहाँ साधु का भेष बना दिया। तो एक दिन ये गंधर्व सेन वहां का राजा था, वो क्या बाहर निकलता है, जैसे टूर मारने निकल रही है, जैसे मान लो आज पुलिस थाने के अधिकारी होते हैं, बड़े होते हैं, जिसको सेक्रेटरी है, जैसे कलेक्टर होता है, वो निकलता ही है कहीं ना कहीं बाहर। जैसे अपने प्रधानमंत्री वो भी निकल जाते हैं कई बार, देश में क्या हालात चल रहे हैं क्या नहीं। तो ऐसे करके राज्य क्या राज्य में साम्राज्य में चक्कर लगाने आया। तो इसको कौन लिखेगा, उसमें रावल रतन सिंह। तो भाई पूछ रहा भाई, भाई तेरे को इतना क्या बड़ा दुख हो गया कि तो तेरे को इतनी कम उम्र के अंदर साधु बनना पड़ गया। तो उसने क्या, राजन क्या बताऊं, अब आपको तो बता ही देता हूँ, आप आए आपने मुंह पर पूछ ही लिया तो बता ही देता हूँ। जो कारण है इसका मुख्य, वो तो आपके महल में है, समझा नहीं उसे, महल में आपकी जो पुत्री है पद्मिनी, उसका मैं तो उसका हाथ मांगने आया हूँ। तो है कौन भाई तुम, तो मैं तो मेवाड़ का राजा हूँ, राजस्थान, राजस्थान जो मेवाड़ है वहां का राजा हूँ। तो इसने कहा अच्छा, बहुत ही प्रसन्न हुआ, कहते धन गढ़ी धन भाग, आप आए हमारे आंगन। तो मैं तो इसकी क्या औकात है, गंधर्व सिंह के क्या होगी, रावल रतन सिंह को मना कर दे शादी के लिए। तो एक बार, कितना छोटा सा साम्राज्य था श्रीलंका है हमारे, राजस्थान जो इंडिया का मैप लेते हैं तो इसका मैप साथ में फ्री देते हैं, देते कि नहीं देते आप बता दो। श्रीलंका, जब हम भारत का कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मैप ले, श्रीलंका का मैप साथ में फ्री आता है, इतना सा श्रीलंका। तो इसी क्या औकात की मेवाड़ के राजा को मना कर दे। तो इसने क्या कर दी, इसकी यहाँ से शादी कर दी, शादी कर दी किसके साथ, रतन सिंह के साथ, रतन सिंह के साथ। ये रात रतन सिंह गया हुआ था अपने काले रंग की थार लेके, थार तो मैं तेल मुक गया था थार में, तभी तो वहां पे जाके रोकनी, तभी तो साधु बना। थार लेके गया हुआ, तो थार में क्या किया उसने, थार में कभी राजन मेरे पास पैसे है नहीं, तेल तूल डलवा दो, घर चला जाऊंगा। तो उसने तेल डलवा दिया, तो आराम से घर आ गए दोनों, घर आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार दोनों अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो एक दिन इसके जो जो ये रतन सिंह है ना, इसके दरबार में एक गुरु हुआ, पंडित हुआ करता था। कौन हुआ करता पंडित। तो एक दिन क्या, उसने इसको पद्मिनी को देख लिया, पद्मिनी को देख लिया, पागल हो गया वो। तो कहता है इतनी सुंदर राजकुमारी आई तो आई कहाँ से ये। तो इसको पता चला ये तो उसकी पत्नी है, रतन सिंह की पत्नी है पद्मिनी, पद्मिनी पत्नी थी। तो उसने कहा बेचा। तो जब रतन सिंह को पता चला पंडित जी का, तो पद्मिनी को देख के ऐसा हाल हो रखा है। तो वही इसने पंडित को बुलाया दरबार में, कहते हैं हाँ जी पंडित जी, तो गलत बात है, आप अपने जो बेटी समान है उसके ऊपर आप गलत नजरों से देखते हो। कहते भाई रतन सिंह जी क्या बताऊं आपको, उसका रूप ही ऐसा है, मैं तो उसके ऊपर फिदा हो गया। तो भाई आगे उसने क्या किया, आगे बात की। तो रतन सिंह ने कहा ऐसे फिदा नहीं होने दूंगा, अब की बार अगर मुझे को मेरे को देख लिया ना, मैंने तेरे को देख लिया, पद्मिनी को अगर देखते झांकते, हिसाब लगा लेना, उल्टा लटकाऊंगा दरबार के अंदर, उल्टा लटका के लाते तोड़ूंगा तेरे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके, तो फिर पद्मिनी कहती, पद्मिनी के कहने, पद्मिनी कहती इसको ऐसे ही जो जहाँ पे कहते राड़ में जैसे बाढ़ अच्छी, इसको यहाँ से निकाल दो।
तो इसने क्या किया, पंडित जो था उसका नाम मिलता है राघव चेतन। क्या नाम है, राघव चेतन। इसने इसको क्या यहाँ से निकाल दिया। तो भाई इसके बाद ये जाए तो जाए कहाँ, तो जाए कहाँ। तो एक बार जो राघव चेतन है कि बांसुरी बड़ी अच्छी बताता था। तो एक बार ये कहाँ चला गया, दिल्ली की तरफ चला गया, भटकता भटकता दिल्ली की। जो मैंने आपको बताया उस समय कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था तो भाई उसने भी, अलाउद्दीन खिलजी रात को सोया पड़ा आराम से, ऐसे फोन फोन चला रहा होगा, फोन फोन चला इंस्टाग्राम चला रहा होगा, तो भाई किसी से चैट चूट करता होगा। तो उसने क्या किया, अरे बांसुरी इतनी अच्छी, इतनी रात आधी रात को कौन जाए, क्योंकि 2-4 बजे तो पहले रहते थे, 1-2 बजे तो ऑनलाइन रहती रहती है, आज कल ही रहते हैं। तो कम से कम पहले 11 बजे तो ऑनलाइन रहते होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो उसने भी यार 11 बजे रात की बांसुरी इतनी अच्छी, वो भी कौन बजा रहा है, उसने सैनिकों को भेजा, भाई जाओ मोबाइल का चार्ज ना कर, लाइट जगा के जाना, कहीं पे गिर मत जाना रास्ते में, इसको लेके आओ, बंदा कौन है ये इतनी रात को बड़ी अच्छी बांसुरी बजा रहा है। तो बाद में इसको सुबह भाई जब अलाउद्दीन खिलजी दरबार लगाया तो राघव चेतन को पेश किया उन्होंने, हाँ भाई कौन कहाँ से आए भाई पंडित जी, आओ बधारो, आगे आगे लेने गया। कहते भी मैं तो हूँ आया हूँ मेवाड़ से। कहते मेवाड़ से आए, आओ क्या काम, कैसे हमारे प्रदेश में कैसे आना। तो कैसे ऐसी करके बात है कि रतन सिंह ने मेरे को वहां से निकाल दिया। और उसकी एक पत्नी है बहुत सुंदर है, कहते वो पानी पीती है उसके यहाँ से पानी दिखता है, इतनी सुंदर है वो, और इतनी सुशील है, मतलब बहुत सुंदर है। उसने बखान किया कि बहुत गोरी है, ऐसे ऐसे करके ग्रंथों में भी ऐसे ही लिखा गया उसके बारे में, उसकी सुंदरता का बखान किया। तो पहले के जो मुस्लिम राजा थे उनको स्त्रियों का एक कोड था और कोई चीज का कोड नहीं था, लुगाइयों का एक कोड था, तो इधर से किसी की लुगाई उठा ली, इधर से किसी की लुगाई उठा ली, इधर से किसी को उठा ली, चल भाई। इसने क्या भाई, इसको तो पद्मिनी के पास तो जाना पड़ेगा, ये पद्मिनी के पास तो जाना पड़ेगा। तो ये जो आपके कौन, दिल्ली, वो है दिल्ली से अलाउद्दीन था जो, अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये कहाँ आ गया, मेवाड़ आ गया, मेवाड़ आ गया। तो ये यहाँ पे दुर्ग था ये, मैंने बहुत बड़ा दुर्ग था, इसके चारों तरफ घेराबंदी कर ली इसने, क्या कर ली, घेराबंदी कर ली। तो मैंने अब इसका जो गांव के जो लोग थे इनको सारों को अंदर करके इसने गेट बंद कर दिया। 6 महीने तक इस तपती धूप में वो अलाउद्दीन के लिए 6 महीने बैठा रहा भाई यहाँ पे। ये कभी ना कभी तो बाहर निकले, अंदर ही खेत थे, अंदर ही कुएं थे इसके, तो अंदर ही यहाँ पे महल बना हुआ, सारा कुछ मतलब अंदर ही था। अगर ये बाहर बैठे बैठे मर जाते, दिल्ली से यहाँ सामान लेके खत्म हो गया इनके पास, खत्म हो गया था भाई। उसके बाद 6 महीने तो बैठे थे, फिर इन्होंने भाई जो संदेश भेजा मेरे अंदर भी, रतन सिंह जी मैं हार गया और आप जीत गए, मेरे को संधि कर लेने दो। तो कहते फिर चलो, रतन सिंह तो हमारे जो राजा सिंह मन में खोट नहीं थी बिल्कुल, तो अपने अपने जैसे, आज भी लोग जो अच्छा लोग होता है दूसरे को अपने जैसे समझ लेता है बिहारी, तभी तो लोग धोखा खा जाते हैं। तो ऐसे ही रतन सिंह धोखा खा गया। उसने क्या किया, उसको खाने पे बुला लिया। तो जैसे जो पद्मिनी का जो महल बना हुआ था वो अपने महल में थी, उसके पास के चारों तरफ तालाब बनाया जाता, क्यों, गर्मियों के समय में क्या महल ठंडा रहे, इसलिए उसके चारों तरफ तालाब बनाया जाता था। उस तालाब के अंदर जो पानी पहले से, जो तालाब के अंदर उसकी परछाई दिख रही, तो सामने जैसे बैठा हुआ था उसके सामने शीशा लगा हुआ था, उस शीशे के अंदर उसने क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को देख लिया। उसने कहा भाई आइटम तो जबरदस्त है, तो इसको तो लेके जानी पड़ेगी। तो कहते चलो ठीक है, उसने खाना वगैरह खाया और चल दिए वहां। जल्दी अलाउद्दीन, जब रावल रतन सिंह उसको सी ऑफ करने गया ना, नीचे छोड़ने गया, मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी कमीनापन कूट कूट के भरा उसने, बहुत नीची सोच रखने वाला, तो दूसरों की लुगाइयों को गलत नजर नहीं सोच तो कैसे होगी आपको बताइए। तो इसने क्या किया, रतन सिंह को वहां पे गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, बंदी बना लिया, और पद्मिनी के पास क्या भेज दिया, संदेश भेज दिया। क्या भेज, संदेश भेज दिया, तू आ जा मेरे पास तो इसको छोड़ दूंगा, नहीं तो इसको मारेंगे अपने। तो पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी ज्यादा बुद्धिमान महिला थी, तो उसने एक इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि एक पत्र भेजा। तो उसने कहा कि अगर मैं आऊंगा तो मेरे साथ 800 दासियां आएगी, कितनी, 800 क्या आएगी, दासियां आएगी। तो कहते कोई बात नहीं है, और लुगाइयां ही आ रही है, आने दे, 800 क्या, 1000 रहे भले, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्त्री ही रही है। तो मैं बताया था ऐसे ही था, मुस्लिम राज ऐसे ही होते थे पहले सारे। तो इसने क्या, 800 रानियां, तो पद्मिनी, मैंने आपको बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान महिला थी पद्मिनी। तो इसने क्या किया कि उसके बाद अगर जब यहाँ पे गया
तो उसने एक बात, उसके पास जाके जो 800 रानी, जो 800 पालकियां जाती, पहले जो औरतें थी वो पालकियों में जाती थी, पैदल तो जाती नहीं थी, ये ना ही तो पहले समय गाड़ी तो उसके एक रतन सिंह के पास ही थी, वो तो किसी के पास थी नहीं गाड़ी। तो इतनी का एक गाड़ी, वही कोई चलाने वाला ड्राइवर नहीं था, कोई किसी के पास चलाने ही नहीं आती, तो इनको क्या है, जो पालकियों में बैठा के लेके गया, पालकियों में बैठा के लेके गया, तो 800 जो रानियां, जो दासियां लेके गई, उसने, मैंने कहा जो पद्मिनी थी उसने क्या किया, 800 शस्त्रधारी सैनिक बिठा दिए उसके अंदर, लुगाइयों वाले कपड़े पहना के। और जो चार चार, जो जैसे पालकी जो आपने देखी होगी ऐसे कुछ होती है पालकी, इसके अंदर जो रानियां बैठी जाती थी, तो दो आदमी इधर, चार आगे और चार पीछे लोग इसको उठाने वाले होते थे, तो चार चार सैनिक वो हो गए, ऐसे करके पूरी एक सेना ही बन गई। तो उसके साथ जो सेनापति थे रावल रतन सिंह के, वो कौन थे, गोरा बादल। जो गोरा था ना, ये पद्मिनी का भाई था, क्या था, भाई था। और जो बादल था ये क्या था, भतीजा था, भतीजा था, मतलब गोरा बादल आपस में भी चाचा भतीजा थे। तो ये क्या, गोरा वहां पे ये चले गए। तो जब जब पद्मिनी वहां पे पहुंची, तो पद्मिनी ने कहा भी मेरे को तो अंतिम बार रतन सिंह जी से मिलना है। तो कहते अलाउद्दीन खिलजी का भी मिलवा दो, अंतिम बार अपने पुराने पति से मिलना चाहती है तो मिला दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पद्मिनी थी वो बुद्धिमान भी थी, सुंदर भी थी और वीर भी थी। वीर का मतलब दिमाग वाली थी, वीर थी। तो उसने जहाँ जब उसको मिलने गई ना वहां पे, तो उसने क्या कि जो 5-7 जेल के आसपास आने सैनिक देखे, 5-4 सैनिक होते हैं, उनको वहां से मारा और रतन सिंह को लेके भाग गए। जब तक ये बात खिलजी को पता चलती है, खिलजी तो भड़क गया, अभी युद्ध की तैयारी करो, सेना तैयार करो। तो उधर आगे 800 पालकियां जो भरी पड़ी थी वो सैनिकों की थी, 4-4 महीने आगे पीछे वो सैनिक हो गए, और गोरा बादल तो उनके सेनापति थे। तो इन्होंने क्या किया कि उनकी तो सेना तैयार थी, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को वहां पे उनके सेना को खदेड़ के, जो इसके अंदर एक साइड गोरा, गोरा जो है इसकी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कई किताबों में लिखा है दोनों वहां मर जाते हैं, कई किताबों में ये लिखा गया है कि दोनों वापस आ जाते हैं। ये दोनों जब अलाउद्दीन खिलजी के पास जब बाद में युद्ध होता है उसके अंदर मारे जाते हैं, कोई कहते दोनों इसी युद्ध में मारे जाते हैं, कोई कहते दोनों वापस आ जाते हैं सेना लेके। तो ये जो बादल था ये सेना लेके वापस है दुर्ग में आ गया, दुर्ग में आ गया। तो इसको तो भाई गुस्सा आया, अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, भाई इनके पीछे चलो सेना तैयार कर। इसने सेना तैयार करी पूरी अच्छी तरह, सेना तैयार करके ये कहाँ आ गया, वापस यहाँ पे मेवाड़ के पास आ गया। कहाँ आ गया, मेवाड़ में। मेवाड़ की घेराबंदी कर ली दुर्ग के। तो जो रतन सिंह था उन्हें 8 महीने घेराबंदी रखी। तो धीरे धीरे अंदर अनाज खत्म होने लग गया, क्योंकि लोग जो थे दुर्ग के, आधे से ज्यादा लोग बाहर थे दुर्ग के। तो इसने क्या किया कि जब ये गोरा बादल, मैंने कहा बादल वापस आ गया, तो इसने क्या किया, अब तो सेना तैयार करी, अपनी जो सेनापति थे सेना तैयार करी। सेना तैयार करके आगे कदम तो लड़ाई करनी पड़ेगी, इनके पास 5-4 हजार सैनिक थे, और जो अलाउद्दीन खिलजी थे इसके पास कम से कम 70 से 80 हजार सेना थी। तो जो पद्मिनी है ये कहती भी अब तो हमें कोई चारा नहीं, आप युद्ध करोगे और हम क्या करेंगे, जोहर करेंगे। क्या करेंगे, जोहर करेंगे। इस जोहर के लिए सबसे पहले जो जोहर करने वाला सबसे पहला जो साका हुआ था 1303 में चित्तौड़ दुर्ग में, वो कौन सी रानी और कौन से राजा के शासन, रतन सिंह के शासन काल में जो पहला जोहर किसने किया था, रानी पद्मिनी ने। पद्मिनी ने किया था। कितनी अकेली ने थोड़ी किया, और भी तो वहां पे लुगाइयां होगी, दासियां होगी, स्त्रियां होगी, तो लगभग 1600 सही 1600 अन्य रानी। वो जो पुरुष होते थे वो क्या करते थे कि जैसे भगवे रंग का, मतलब भगवे रंग का जो कपड़े पहन के, केसरिया कलर का जो कपड़े होते हैं वो पहन के केसरिया करते थे। क्या करते थे, केसरिया। तो भाई जब 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 सारे सैनिक थे, राजा था, उनको पता चल गया भी हमारा तो पीछे बाल बच्चे, हमारी जो लुगाइयां थी, कोई राह तो है नहीं, तो हम क्या जी के क्या करेंगे। तो पूरी तरह सारी सेना भड़क गई, सबको गुस्से से भर गए। तो इन्होंने क्या किया, दुर्ग से आक्रमण कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को तहस नहस कर दिया। लेकिन अंत में सारे सैनिक और रावल रतन सिंह ये मारे गए। तो ये वीर गति को प्राप्त हो गई, सॉरी वीर गति को प्राप्त हो गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अंदर भागा, दुर्ग के अंदर भागते हुए देखा, तो इन्होंने पद्मिनी को जो आग जलती देखी और जोहर करते हुए देख लिया। तो पद्मिनी को वैसे देख नहीं पाया था ये,
ये जोर कर लिया था पद्मिनी ने, जोर कर लिया तो इसने, तो यही तो बड़ी बुरी बात है। पूरा गुस्से से लाल हो गया, तो करे क्या ये। फिर वहां पे लगभग जो वहां का गांव था, गांव में मेवाड़ में जो बाहर के लोग थे, इन्होंने इसने वहां पे क्या कर दी, कत्लेआम की घोषणा कर दी थी, काट दो सबको, सभी 30,000 लोगों को कटवा दिया, को मरवा दिया, कम से कम 30,000 लोगों को मरवा दिया। तो इसके बाद अब आगे जो पद्मिनी ने जोर कर लिया, रतन सिंह था, इसने इसने क्या किया, जो ये एक जब जौहर और केसरिया हो जाता है तो एक पूर्णतः क्या बन जाता है, साका बन जाता है। जो प्रथम साका हुआ, कहाँ हुआ था, चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ हुआ था, चित्तौड़ दुर्ग में। किसने किया था, जो केसरिया था रावल रतन सिंह, और गोरा बादल जो इसके सैनिक थे उन्होंने किया था, और रानी कौन सी थी, पद्मिनी थी। तो हम आगे इसके बारे में और बात करते हैं। एक हमें जो ये सारी कहानी मैंने अभी ये मिलती है, कहाँ मिलती है, एक ग्रंथ मिलता है पद्मावत, जो कि 1540 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, जायस। मैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, क्वेश्चन कई कई पेपरों में, कई एग्जाम में, ये प्री RS प्री एग्जाम में पूछा गया है कि पद्मावत जो नाम ये ग्रंथ है, ये किसने लिखा और कब लिखा। 1540 में लिखा गया, लिखा किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो जो ये पूरी घटना है, जो इसके अंदर एक ये कहते हैं एक कहानी है, वैसे तो कहते हैं जो पद्मावती जो रानी है वो कहाँ की है, वो है पुगलगढ़ की, पुगलगढ़ की रानी है। कहाँ की है, पुगलगढ़ की रानी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ के अंदर एक बार लास्ट में ये बात लिखी भी है कि जो ये जो कहानी बताई, ये पूर्णतः एक है कविता है, मतलब कहानी है एक, जिसको लोग हिस्ट्री मान के आगे आगे पढ़ाने लग गए, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमें पढ़ानी पड़ती है। तो कहाँ की थी, वैसे तो लोग कह रही है राजस्थान की, जो क्या है जो पद्मावती है, जो कहाँ के पुगलगढ़ का, पुगल कहाँ पड़ता है, बीकानेर में, बीकानेर में। तो इसके आगे जो पुगलगढ़ की राजकुमारी है, तो इसके आगे जो ये कहानी, ये तो पूरी तरह पूर्णतः कहानी है। इसकी जो कहानी है, इसके अंदर जैसे ये पुगलगढ़ है, इसने पता नहीं सी हल्दी कहाँ से लेके आया, कैसे लेके आया, इसको पता नहीं भाई, इसका क्या फैक्ट नहीं है इसका तो कोई। और उसके बाद ये मिलता है कि